नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है। प्राइम एजेंडा लेकर हाजिर है। मैं हूं अमित सिंह। 1975 में 25 और 26 जून की दरमियानी रात से 21 मार्च 1977 तक यानी 21 महीने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल की घोषणा की थी। तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली सरकार की सिफारिश पर संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत देश में आपातकाल की घोषणा की। भारत ने 25 जून 1975 को लगाए गए आपातकाल को आज 50 साल पूरे हो चुके हैं। भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में इंदिरा गांधी की कांग्रेस सरकार की तरफ से लगाई गई इमरजेंसी को विपक्ष एक काला अध्याय बताता है। विपक्ष का आरोप है कि इसी दिन करोड़ों भारतीयों के मौलिक अधिकारों को कुचलने की कोशिश की गई। केंद्र सरकार ने बीते साल 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में घोषित किया था। अपने इस फैसले को केंद्र ने आपातकाल के खिलाफ लोकतंत्र बहाली की जंग लड़ने के दौरान अमानवीय यातना झेलने वाले लाखों लोगों का सम्मान करार दिया। पीएम नरेंद्र मोदी ने इस दौरान कहा कि 25 जून को संविधान हत्या के दिवस के रूप में मनाना इस बात की याद दिलाएगा कि उस दिन क्या हुआ था और संविधान को कैसे कुचला गया। 25 जून 1975 की स्याह रात जब आपातकाल की घोषणा की गई, उस रात से ही पुलिस ने विरोधी दलों के नेताओं, बच्चों पर जो जुल्म किए, उन्हें याद कर लोकतंत्र सेनानी अब भी सिहर उठते हैं। 150 से ज्यादा लोकतंत्र सेनानी और हजारों लोग ऐसे हैं जिन्होंने 21 महीने के आपातकाल में पुलिस के जुल्म झेले और जेल में यातनाएं सही। जनता सरकार आने पर मार्च 1977 में आपातकाल हटाने की घोषणा नई सरकार के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने की थी। 21 महीने के आपातकाल में सरकारी मशीनरी ने जो दुरुपयोग किए, उनकी जानकारी के लिए तत्कालीन सरकार शाह आयोग का गठन किया। 20 मई 1977 को सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति जेसी शाह की आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। बीजेपी के सियासी हमलों के बाद कांग्रेस ने भी जमकर पलटवार किया है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने दावा किया कि मोदी सरकार में संविधान पर हमले हो रहे हैं। राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ जांच एजेंसियों का बेजा इस्तेमाल किया जा रहा है। संसदीय परंपराओं को तार तार किया जा रहा है। न्यायपालिका को कमजोर किया जा रहा है और अब निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता और विश्वसनीयता पर भी गंभीर प्रश्न चिन्ह लग चुके हैं। सबसे पहले बयान सुनिए बीजेपी नेताओं का, उसके बाद हम डिबेट की शुरुआत करेंगे। 1975 में हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी को चुनाव में आचार संहिता के उल्लंघन का दोषी ठहराया था और उन्हें 6 वर्षों के लिए किसी भी निर्वाचित पद पर रहने से अयोग्य करार दिया था। रातों रात प्रेस की बिजली काटी गई, सारे विपक्ष को जेल में डाल दिया गया, झोंक दिया गया, प्रेस की आज़ादी छीन ली गई। अनुच्छेद 352 आर्टिकल 352 का दुरुपयोग कर लोकतंत्र को रौंदा गया। संसद और न्यायपालिका को अपंग बना दिया गया और 26 जून की सुबह देश पर कांग्रेस की तानाशाही सरकार ने आपातकाल थोप दिया। मित्रों, 24 जून 75 की रात को आपातकाल लागू कर दिया गया और एक सोच जमीन पर उतारने का, एक तानाशाह की सोच को जमीन पर उतारने का वो अध्यादेश अस्तित्व में आया है। कई बार इतिहास सिर्फ घटनाओं को नहीं बताता है, वह नीयत और नजरिए को भी उजागर करता है। बाबा साहेब आंबेडकर और संविधान निर्माता ने जो 2,67,000 शब्द बोलकर चर्चा कर संविधान का निर्माण किया था, वो सारी चर्चाओं का अंत इंदिरा जी ने, राष्ट्रपति जी ने आज आपातकाल की घोषणा की है, एक वाक्य बोलकर। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने तमाम अपमान सहने के बावजूद अपनी पूरी ताकत के साथ, अपनी पूरी बुद्धिमत्ता के साथ भारत के संविधान का जो ड्राफ्ट तैयार करके भारत के नागरिकों के लिए दिया था, उस संविधान का गला घोंटने में कांग्रेस की सरकार को कोई समय नहीं लगा। तो इमरजेंसी को लेकर दोनों राजनीतिक दलों की अपनी अपनी उनका नैरेशन है, उनका नैरेटिव है। बीजेपी से काला दिवस बताती है, कांग्रेस कहती है बीते 11 साल से देश में अघोषित आपातकाल लगा हुआ है। यहां पर बात
बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की हो रही है। स्वागत कीजिए, एक बड़ा पैनल मेरे साथ है, जरा उनका नजरिया भी लेने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ पल्लवी सिंह हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की। पल्लवी जी, बहुत बहुत स्वागत है। पूजा मिश्रा है, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी की, वो एसपी का पक्ष रखेंगी। बहुत बहुत स्वागत है पूजा जी। तमजीद अहमद हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता है, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। पूजा जैन वरिष्ठ पत्रकार है। पूजा जी, बहुत बहुत स्वागत है। अहमद साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डिबेट की शुरुआत में पल्लवी सिंह से करूंगा, बीजेपी की प्रवक्ता है। पल्लवी, आपातकाल के 50 साल पूरे हो रहे हैं, लेकिन जिस तरह की आइटनरी, जिस तरह का नैरेटिव बीजेपी गढ़ रही है, बीजेपी के तमाम नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इसे काला दिवस बता रहे हैं, इसे लेकर 2 मिनट का मौन भी रखा गया। लेकिन कांग्रेस ये कहती है कि बीते 11 साल से भी तो देश में घोषित आपातकाल ही लगा हुआ है। पल्लवी, देखिए अमित जी, हेलो जी बोलिए, आवाज आ रही है, प्लीज गो अहेड। 25 जून 1975 की यदि बात की जाए, आधी रात को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने बोला कि आंतरिक अशांति है और उसका बहाना बनाकर भारत पर आपातकाल थोप दिया जाए। बहुत सारे ऐसे परिवार हैं, बहुत सारी ऐसी फैमिलीज हैं जो 21 महीनों को भूल नहीं पाई। उस समय देश में सच में, जो अभी संविधान की बातें करती है कांग्रेस पार्टी करती है, समाजवादी पार्टी करती है, उस समय सच में देश में संविधान की हत्या की गई थी। और उस समय जो भी सरकार के विरोध में बोल रहा था या प्रेस की बात की जाए, उनकी लाइफ तक काट दी गई थी, उनको आजादी नहीं थी कि वो अपनी बात को कह सके। जितने भी बड़े नेता, उनके साथ साथ आम आदमी को भी जेल में उठा के ठूस दिया गया था, जिसमें 22 लोगों की मौतें भी हुई थी। जिस तरीके से उनके साथ व्यवहार हुआ था, उनका मौलिक अधिकार छीन लिया गया था। और इसके लिए इंदिरा गांधी जी को चुनाव में आचार संहिता के उल्लंघन का दोषी भी ठहराया गया था जी। लेकिन जो आपातकाल का जो समय है, वो बहुत सारे लोग हैं जो उससे अभी भी निकल नहीं पाए। और वो एक काला समय था। उसी समय आपने भी देखा ट्रैफिक कमी जबरदस्ती लोगों की गई थी, जिसमें गलत इलाज के चलते ऑलमोस्ट 2000 लोगों की मौत भी हो गई थी पूरे देश में। और कांग्रेस, आप बोल रहे हैं कि अभी जैसे आपने बताया कि कांग्रेस पार्टी क्या कह रही है, कांग्रेस पार्टी जो अपने शासित राज्य है वहां पे क्या स्थिति बनाते रखी, सेम स्थिति बनाते रखी है। कानून व्यवस्था का हाल वहां भी आज भी वही है जो आपातकाल में था। विरोध करने वालों का दमन किया जा रहा है, धार्मिक तुष्टीकरण किया जा रहा है, सत्ता का अहंकार खुलेआम उनका ओपनली दिखता है। तो जो चीज उन्होंने किया था कि प्रेस की बिजली काट देना, विपक्ष को जेल में डाल देना, प्रेस की आजादी छीन लेना, अनुच्छेद 352 का जो दुरुपयोग करके लोकतंत्र को लौटा था उन्होंने, जो संसद न्यायपालिका को अपंग बना दिया था, वो सारी चीजें वो अपने जो शासित प्रदेश वहां कर रही है। जो हाल है, जो स्थिति है, आप कह रहे हो कि भारतीय जनता पार्टी देश को नहीं संभाल पा रही है, आप एक राज्य नहीं संभाल पा रहे हो, आपके पास वेतन देने के लिए पैसे तक नहीं बचे। हिमाचल में आपने क्या स्थिति कर दी, कर्नाटक में क्या स्थिति कर दी। कांग्रेस पार्टी ने 50 साल यहाँ पे राज किया, जो उन्होंने किया उसकी वजह से देश के लोग उनको देखना नहीं चाहते हैं। यदि आप देश के किसी भी जगह की बात करें तो वही चीजें उन्होंने आपातकाल का जो दर्द दिया है, जो अंत दिया है, वो देश नहीं भूल सकता। और बिल्कुल हमें इससे मौन रखने की जरूरत है। कैसे ये दिन कोई भूल सकता है, जिसने इसको झेला वो बिल्कुल नहीं भूल सकता। ठीक है, तमजीद अहमद कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। तमजीद, मैं सवाल बहुत स्ट्रेट है मेरा, जो एट्रोसिटीज आपको, आपकी पार्टी पर जो आरोप लग रहे हैं कि जो एट्रोसिटीज, जो दिक्कतें, जो परेशानियां इमरजेंसी के दौरान हुई, क्या वैसी ही दिक्कतें 11 साल में बीजेपी के कार्यकाल में भी हो रही हैं? क्योंकि आपके पार्टी के नेता जयराम रमेश कहते हैं कि इमरजेंसी जैसे हालात ही हैं, लेकिन जो मेरे पास आंकड़े हैं, जो डेटाज हैं, जिस तरह का अत्याचार आपातकाल में हुआ था मीडिया के साथ, पुलिस वालों के साथ, नेताओं के साथ, परिवारों के साथ, मुझे लगता है उसका अगर तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो मुझे लगता नहीं बीजेपी उसके आसपास भी है। क्या प्रतिक्रिया आपकी? नहीं, आपका सवाल सही है। आप तुलनात्मक अध्ययन करना चाहते हैं तो इसका मतलब इस चीज से आप सहमत है कि पिछले 11 साल से जो हमारा आरोप है, तो आप मान रहे हैं कि वो आरोप हमारा सही है।
नहीं, मैं मान नहीं रहा हूं, 11 साल मैं से सिर्फ देश के तुलना अंदर- तुलना नहीं, आपने करने की तुलना- कोशिश कर रहा हूं, तुलना कैसे कर रहे हैं? क्योंकि आपने बोला कि तुलना कैसे अघोषित, कर रहे हैं? अलाउ मी, आपने बोला, आपकी पार्टी ने बोला कि जैसे इमरजेंसी की दिक्कतें थी, ये भी अघोषित आपातकाल है। तो मैं कह रहा हूं क्या उतनी दिक्कतें, उतनी परेशानियां हो रही हैं क्या कि आप उसकी तुलना अघोषित आपातकाल से कर रहे हैं? मेरा सवाल ये था, मैंने ये नहीं कहा कि कम या ज्यादा। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ, आपका तुलना सही भी है, मैं आपको गलत भी नहीं कह रहा हूँ, आपकी तुलना बिल्कुल सही है कि आप सही तुलना कर रहे हैं। लेकिन आप एक बात समझिए, पिछले 11 साल के अंदर जो देश के अंदर जो अघोषित आपातकाल लगा रखा है, मुझे लगता है कि आज 2 मिनट का मौन उसके लिए भी अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता रखते तो ज्यादा अच्छा होगा। जिस तरीके से पिछले 11 साल से आपने देखा होगा, इस देश ने की सारी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को तार तार इन्होंने कर दिया। आप देख रहे होंगे किस तरीके से, आप चुनाव आयोग का हाल देख लीजिए, चुनाव आयोग जैसी संस्थाओं को भी उन्होंने नहीं छोड़ा, उस पर कब्जा कर लिया। जुडिशरी की हालत देख लीजिए, आप मीडिया की हालत देख लीजिए, ब्यूरोक्रेसी की हालत देख लीजिए। कोई भी, अगर आपके पास कोई भी लोकतंत्र के जो चारों स्तंभ हैं, अगर उसकी स्वतंत्रता पे हमला ना हुआ तो आप मुझे बता दीजिए। जिस तरीके से आप पिछले 11 साल से देख रहे होंगे कि इतने बड़े बड़े मुद्दे देश के सामने खड़े हुए हैं जी, चाहे वो पहलगाम का हो, चाहे वो कश्मीर का हो, चाहे वो बेरोजगारी का हो, चाहे वो भुखमरी का हो, चाहे वो जो मुद्दे हो सामने खड़े हैं, उन मुद्दों पे भारतीय जनता पार्टी कितना उन मुद्दों से भाग सकती है। इसीलिए ये नए प्रश्न आके लोग खड़ा कर दे रहे हैं। हमने वो आपातकाल तो नहीं देखा है, लेकिन निश्चित रूप से हमने उस आपातकाल में खेद भी जताया, दुख भी जताया, और निश्चित रूप से नहीं लगना चाहिए था। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा कि हमारे अंदर इतनी नैतिकता तो थी कि हमने कह के आपातकाल लगाया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर तो वो भी नैतिकता नहीं है कि चोरी से आपातकाल लगा के रखा है पूरे देश के अंदर। आप ये देख रहे होंगे कि चारों जो मीडिया, जो लोकतंत्र के स्तंभ हैं, उन पे हमले हो रहे हैं और बुरी तरीके से गैग कर रखा है भारतीय जनता पार्टी से। तो मैं तो कहना चाहूंगा कि अगर आपके अंदर इतना नैतिक साहस है तो आप भी बोल के आपातकाल लगाओ। ये चोरी से भी आपातकाल आप लगा रहे हो, ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है, ये सबसे बड़ा विषय है। और मैं भारतीय जनता पार्टी से कहना चाहूंगा कि आप कितना भी इधर उधर भाग लो, आखिर में आपको देश के मुद्दे आपको फिर से घेर के ले आएंगे। आपको बेरोजगारी पे बात करनी पड़ेगी, आपको भुखमरी पे बात करनी पड़ेगी, आपको अनएम्प्लॉयमेंट पे बात करनी पड़ेगी। जिस तरीके की हालात आपने पूरे देश का कर दिया, किसी से छुपा नहीं है। 1-2 दिन इनको और काट ले दीजिए आपातकाल में, हो सकता है इससे इनको 1-2 दिन लोगों को बाइंड डाइवर्ट कर सके, लेकिन आने वाले चुनाव में इनकी करारी हार होने जा रही है। मैं अभी से कह दे रहा हूँ, आपातकाल के मुद्दे के पीछे छुप के ये देश को और बरगला नहीं सकते। आप भविष्यवाणी कर रहे हैं तमजीद अहमद, बहुत सारे बड़े बड़े भविष्यवेताओं की भविष्यवाणी खराब हो गई, गलत हो गई। कांग्रेस को लेकर भी भविष्यवाणी की गई थी, वो भी फेल हुई। बीजेपी को लेकर भी भविष्यवाणी की गई थी, वो भी फेल हुई। चलिए, मैं पूजा जैन के पास जाऊंगा, वरिष्ठ पत्रकार हैं, मेरी सहयोगी भी हैं। पूजा जी, मेरा सवाल यह है कि बीजेपी ने कितने चुनाव रद्द करा दिए, कांग्रेस के कितने बड़े नेताओं को जेल भेज दिया। पूजा जी, आप मुझे सुन पा रही हैं? पूजा जैन हमारे साथ नहीं है, ठीक है। मैं पूजा मिश्रा का रुख करता हूं, समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता हैं। पूजा जी, गठबंधन में साथी है कांग्रेस आपकी, लेकिन मैं पूछना चाह रहा हूं कि अगर अघोषित आपातकाल लगा है तो देश में कितनी बार चुनाव रद्द कराए गए, कितने समाजवादी पार्टी के, कांग्रेस के बड़े नेताओं को जेल भेजा गया, क्या अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं है, क्या आप डिबेट के दौरान अपना पक्ष नहीं रख पाती हैं, बीजेपी का विरोध नहीं कर पाती हैं, या तमजीद अहमद नहीं कर पाते हैं, या मेरे डिबेट शो को अचानक बंद करा दिया गया, या यहाँ पर किसी को बिठा के रखा गया स्टूडियो में कि भाई अमित सिंह अगर बीजेपी के पक्ष की बात नहीं करेंगे उनकी डिबेट बंद करा दीजिएगा। क्योंकि इमरजेंसी के वक्त अखबारों में नियुक्तियां की गई थी कि अगर सरकार के खिलाफ कोई खबर है तो अखबार नहीं छपेंगे, रेडियो में समाचार नहीं चलेगा। इस तरह की स्थिति तो मुझे दिखाई नहीं दे रही देश में, फिर यह अघोषित आपातकाल कैसे है? पूजा जी, जरा समझाइएगा। पूजा मिश्रा, आप मुझे सुन पा रही हैं? चलिए, ठीक है, देयर इज सम ऑडियो ग्लिच, हम कोशिश करेंगे दोबारा उनसे जुड़ने की। लेकिन पल्लवी सिंह प्रवक्ता बीजेपी की हैं मेरे साथ। तमजीद अहमद कह रहे हैं पल्लवी की जनता सबक सिखाएगी, इस बार आप चुनाव हार जाएंगे। इस तरह की कई भविष्यवाणियां पहले भी हुई थी। बड़े बड़े सेफोलॉजिस्ट उत्तर प्रदेश और देश के लोकसभा चुनावों को लेकर, विधानसभा चुनावों को लेकर भविष्यवाणी किया करते थे, सब उलट हो गया। तमजीद अहमद कह रहे हैं कि चुनाव आयोग को आपने कंट्रोल में कर लिया। तमजीद अहमद कह रहे हैं जितनी भी न्यायपालिकाएं हैं वो आपके कंट्रोल में हो गई। लेकिन मुझे बताइए कि अगर मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि एट्रोसिटीज़ आपके वक्त में और उस वक्त में कितनी हुई हैं, इसका मतलब तो आपातकाल जैसा कुछ है नहीं तो मेरा शो ही बंद करा दिया गया होता। कि आप बीजेपी के खिलाफ बोल कैसे रहे हैं, बीजेपी के खिलाफ सवाल कैसे पूछ सकते हैं प्रवक्ता से? देखिए, मैं बताना चाहूंगी कि
जैसा कि आप बता रहे हैं कि प्रेस का अधिकार छीना गया या आपसे सवाल पूछने का अधिकार नहीं है। नेहरू जी ने 1951 में प्रेस की आजादी पे अंकुश लगाने की पहली कोशिश की थी। फिर आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी जी ने प्रेस की आजादी को कंप्लीटली उन्होंने कुचल ही दिया था। और ऐसे ही कुछ 1988 में राजीव गांधी जी ने भी किया था जी। और जहां पे भी इनके शासित प्रदेश हैं, जहां पे भी ये काम कर रहे हैं, वहां पे भी यही काम है। साफ है, ये लोग मीडिया की स्वतंत्रता से डरते हैं, लगाम लगाने की कोशिश करते हैं और ऐसा ही आरोप दूसरों पे मढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं, इन्होंने बोला कि अघोषित आपातकाल चल रहा है और अच्छे से भारतीय जनता पार्टी अच्छे से नहीं चला पा रही, देश को नहीं चला पा रही। कांग्रेस में 200 कार्यकर्ताओं ने यह कहकर इस्तीफा दे दिया कि राज्य में कानून व्यवस्था अच्छे से नहीं चल रही। इसका मैं आंसर चाहूंगी तंजीम अहमद जी से। इसके बाद कांग्रेस पार्टी ने 5 गारंटी की बात की थी, योजनाएं लागू करने की बात की थी कर्नाटक में, जिसको लेके महिलाएं जो है वहां पे गुस्सा हैं। उनको 3 महीनों से 2,000 रुपए जो मासिक सहायता मिलती, वित्तीय सहायता मिलती है, वो नहीं मिल रही है। अन्य भाग्य योजना थी, उसमें उनको 5 किलो एक्स्ट्रा चावल मिलना था, वो नहीं मिल रहा है। राज्य को इन्होंने इस स्थिति में पहुंचा दिया है कि वहां के जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके पास वेतन नहीं है, उनको वेतन नहीं मिल रहा है। कई महीनों का वेतन उनका पेंडिंग है। हिमाचल प्रदेश में भी यही स्थिति इन्होंने बना रखी है। तो आपातकाल वाली जो चीजें थी वो तो आप अपने वहां के लोगों को तो आप रहने ही नहीं दे रहे, जो आप पे भरोसा करके आपको वोट दे रहे थे, उनको तो आप ठीक से रहने ही नहीं दे रहे वहां की जनता को। और आपने अभी बोला चुनाव आयोग पे हमारा कंट्रोल है। यदि चुनाव आयोग पे कंट्रोल होता तो जहां पे आपने इलेक्शंस जीते हैं ना, वहां पे भी आप नहीं जीते, फिर तो एक तरफा जीत होती पूरे देश में। फिर कैसे आपकी सरकार बन गई या आपको जो सीटें मिल गई? आपने गठबंधन किया, गठबंधन में आपको उत्तर प्रदेश की यदि बात की जाए, यहाँ पे इस बार 6 सीटें मिली, किस वजह से मिली? गठबंधन की वजह से मिली। इस वजह से नहीं मिली कि आपने कोई बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि आप तो कभी धरातल में उतर के लोगों से मिलते ही नहीं, कभी काम ही नहीं किया। जब इलेक्शंस नजदीक आते हैं तब आप संगठन मजबूत करने की बात करते हैं, तब आप आगे आते हैं फ्रंट फेस पे कि अब हमें ये करना है, वो करना है, उसके बाद फिर गायब हो जाते हैं। ठीक है पल्लवी, ठीक है पल्लवी, मैं आ रहा हूं। मेरे साथ दोबारा पूजा जुड़ी हैं, पूजा मिश्रा। पूजा, आप मुझे सुन पा रही हैं? एम आई ऑडिबल टू यू? जी बिल्कुल। पूजा जी, मेरा एक सवाल था, आप गठबंधन में हैं कांग्रेस के साथ, महागठबंधन का हिस्सा हैं आप। मुझे ये बताइए कि बीजेपी के शासनकाल में कितने चुनाव रद्द करा दिए गए, कितने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बड़े नेताओं को जेल में डाला गया, देश की कितनी जेलें ऐसी जो भर गई जहां पर अब जगह नहीं है, मीडिया को सेंसरशिप कर दिया गया। ये आपको कहां दिखाई दे रहा है? जो अघोषित आपातकाल की बात कर रहे हैं आप लोग कि बीजेपी भी एक तरह से आपातकाल ही बना रखा है देश में, बीजेपी ने भी। पूजा जी जरा समझाइए। अमित जी आपको नमस्कार, साथी प्रवक्ताओं को भी नमस्कार। और आपने कहा ना कि अघोषित आपातकाल लगा हुआ है, बिल्कुल अघोषित आपातकाल लगा हुआ है, क्योंकि जब 44वां अमेंडमेंट हुआ था ना कॉन्स्टिट्यूशन में अमित जी, तो उसने ये ऐसा कर दिया हुआ है, उस अमेंडमेंट में ऐसा किया गया जो 1975 में आपातकाल लग गया हुआ था, वैसा आपातकाल लग ही ना सके, मौलिक अधिकारों का हनन इतना इजीली ना हो सके, इसीलिए अब जाकर के जो है अघोषित आपातकाल लगा हुआ। आप कह रहे कौन सा मीडिया चैनल? आप बताइए, और न्यूज हो गया, द वायर हो गया, न्यूज जो है सर्कल हो गया, 4 PM हो गया, बीबीसी ने जो है डॉक्यूमेंट्री चलाई थी माननीय प्रधानमंत्री जी की, उसको तुरंत हटा दिया गया हुआ था। इन सब के ऊपर में जो है तुरंत आईटी और सीबीआई भेज दिया गया हुआ था। तो आप उठा करके आवाज तो देखिए, न जाने कितने ऐसे पत्रकार हैं जो प्रिंट मीडिया में होते हैं, अगर वो वीडियो बना लेते हैं तो उनके ऊपर FIR लॉन्च कर दिया जाता है कि आप प्रिंट मीडिया में हैं, आपकी वीडियो बना ले रहे हैं। और अगर आपातकाल नहीं होता तो आप सोचिए कि इंडिया का प्रेस फ्रीडम इंडेक्स कहाँ पहुंचा हुआ। आउट ऑफ 180 159 रैंक करते हैं हम। इवन अफगानिस्तान, पाकिस्तान और नेपाल से भी नीचे हमारा जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स हो रखा हुआ है। उसके बाद में आप सोचिए कि जहां पे किसान दिल्ली नहीं पहुंच पाता है, भारत देश का जो किसान है वो दिल्ली नहीं पहुंच पाता है, आतंकवादी घर के अंदर चले आते हैं, वो आपातकाल नहीं है। जहां पे 700 किसानों के ऊपर जो 700 किसानों की हत्या हो जाती है 3 काला कानून आने के बाद में, वो क्या आपातकाल नहीं है? अब और आप कैसा आपातकाल चाह रहे हैं? आपको पता है कि अमेंडमेंट होने के बाद में आपातकाल नहीं हो सकता। और तो मुझे लगता है शर्म करना चाहिए भाजपा को। कैसे आप इमोर्टल
जो है हमारा संविधान है अमित जी, वो लिविंग डॉक्यूमेंट है। आप रहेंगे, हम रहेंगे, नहीं रहेंगे, सरकार रहेगी, नहीं रहेगी, पर कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा भारत देश का। और भारत देश का कॉन्स्टिट्यूशन समय के साथ में डेवलप भी होगा। वो लिविंग डॉक्यूमेंट है, इमोर्टल है, उसका आप जो है अत्याधिक उसको मना ही नहीं सकते हैं। और जो है अब संविधान के, आप बोले मीडिया को कहा, अगर आप कॉमेडियन हैं, आप जहां पे कॉमेडी करके कटाक्ष मारेंगे उस जगह को खराब तोड़ फोड़ कर दिया जाएगा, आपके ऊपर एफआईआर लॉन्च कर दिया जाएगा। अगर आप छात्र हैं, प्रोटेस्ट करने के लिए सड़क पे आएंगे तो आपके ऊपर लाठी भाजी जाएगी और आपके पूरे खानदान के ऊपर में एफआईआर कर दिया जाएगा। अब और सब चाह रहे थे कि आपातकाल आ जाए, जो 44 अमेंडमेंट हुआ है उसके वजह से ऐसा आपातकाल नहीं आ सकता। अगर आप जो है विपक्ष के नेता हैं, हेमंत सोरेन है, और इनके साथ में नहीं जाते हैं तो आपको जेल जाना पड़ जाएगा। अगर जो अरविंद केजरीवाल है, इनके साथ में नहीं जाते तो आपको जेल जाना पड़ जाएगा। पर अगर आप येदियुरप्पा हैं, अगर आप नीतीश कुमार हैं, और अगर आप हेमंता बिस्वा शर्मा हैं, अगर आप हार्दिक पटेल हैं, और इनके ईडी सीबीआई से डर करके आप जो है इनके पास में चले जाते तो आपको जेल नहीं जाना पड़ेगा। सीबीआई आपको एक बार सवाल पूछने के लिए भी नहीं बुलाएगी। अब और किस तरीके का आपातकाल देखना चाहते हैं आप? उत्तर प्रदेश में शराब के ठेके बढ़ गए हुए हैं और शिक्षा के जो मंदिर है, स्कूलों को बंद किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में अगर बेटी जाती है इलाज के लिए तो उसके साथ में रेप हो जाता है, और बिहार में अगर रेप की बात में जाती है बेटी इलाज के लिए तो इलाज नहीं मिलने से ठीक है पूजा, जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं। पल्लवी सिंह जवाब दीजिए। पूजा मिश्रा ने जो आरोप लगाए हैं, अगर ये आपातकाल नहीं है तो फिर कैसा आपातकाल चाहिए? पल्लवी सिंह, बीजेपी। आई एम सो सॉरी, आप मुझे रिपीट कीजिए वो क्या बोल रहे थे, बिकॉज उनकी आवाज मुझे बिल्कुल नहीं आ। पल्लवी जी वो कह रही हैं कि सीबीआई का बेजा इस्तेमाल हो रहा है, फेवर किया जा रहा है। जो नेता बीजेपी का साथ नहीं देते, अरविंद केजरीवाल का उन्होंने नाम लिया कि अरविंद केजरीवाल को जेल भेज दिया गया क्योंकि उन्होंने बीजेपी का फेवर नहीं किया। उन्होंने कहा कि बहुत सारे मैनिपुलेशन होते हैं, महिलाएं जाती हैं, उनका रेप कर दिया जाता है। साथ ही साथ वो ये भी कह रहे हैं कि कॉमेडियन था, सो कॉल्ड कॉमेडियन, उसने जब कटाक्ष किया सरकार पर तो उसके घर पर तोड़फोड़ कर दी गई, उसके खिलाफ एफआईआर करा दी गई। हेमंता बिस्वा शर्मा जैसे नेता, येदियुरप्पा जैसे नेता आपकी पार्टी में है तो उनके खिलाफ किसी भी तरह की जांच नहीं हो रही है। ये तमाम आरोप आप पे लगा रही हैं पूजा मिश्रा, जो प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी की, और पूछ रही हैं कि अगर ये इमरजेंसी नहीं है तो फिर कैसी इमरजेंसी होती है? भैया केजरीवाल की यदि बात की जाए, उनका नाम बाकायदा शराब घोटाले में आया है, और जिस तरीके के घोटाले हुए हैं उन पे जांच बैठी है, और उस पे जो जांच हुई है वो यहाँ की न्यायिक जो हमारी संस्था है उसने की है, और उस पे कोई हमारा भारतीय जनता पार्टी का कंट्रोल नहीं है। यही तो सबसे बड़ी खासियत है विपक्ष की यदि बात की जाए, चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, उसको यही लगता है कि भारत की जो न्यायिक व्यवस्था है, चाहे वो न्यायालय हो, न्यायाधीश पे आप उठाते हैं सवाल उठाते हैं, चुनाव आयोग पे आप सवाल उठाते हैं, आप ईडी पे सवाल उठाते हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पे सवाल उठाते हैं, तो ये बिल्कुल बेबुनियाद सी बात है। जो गलत करेगा उसके ऊपर कार्रवाई होगी, किसी भी पार्टी का हो। हमारी पार्टी के लोग भी जो अनुचित व्यवहार करते हैं उनके ऊपर कार्रवाई होती है। ऐसा नहीं है कि हमारे जो यहाँ पे होते हैं सभी समान है, सबके साथ एक तरीके से व्यवहार किया जाता है। और उत्तर प्रदेश की यदि बात की जाए, देखिए रेप होना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और बहुत ही विभत्स है, बहुत ही बेकार है। योगी सरकार की यदि बात की जाए तो वो सुनिश्चित करती है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को अच्छे से बना के रखे, इमीडिएटली उस पर एक्शन होता है, पुलिस उस पर एक्शन करती है। और आप देख सकते हैं एक डेटा के हिसाब से भी उत्तर प्रदेश जो है इस जैसे भी मामले होते हैं, अपराध के मामलों को खत्म करने में नंबर 1 पे है पूरे देश में, और इमीडिएटली एक्शन किया जाता है। माननीय योगी जी ये सुनिश्चित करते हैं खुद से अपनी तरफ से कि कुछ घटनाएं ना हो। दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से यदि कुछ घटनाएं हो जाती हैं तो कोशिश की जाती है कि उसको तुरंत ही उसको सॉल्व किया जाए। इस तरीके से माननीय योगी जी न्याय व्यवस्था को मैनेज करते हैं उत्तर प्रदेश में। 2017 से पहले क्या स्थिति थी वो भी आपको स्पष्ट है, किस तरीके से खुलेआम यहाँ पे माफिया लोग घूमते थे, खुली जीपों में यहाँ पे लोग चलते थे, कर्फ्यू लग जाता था उसके बावजूद भी खुली जीप में गन लहराते हुए लोग घूमते रहते थे। किसानों की क्या स्थिति थी, उनको टाइमली पेमेंट नहीं होता था। पढ़ाई की क्या स्थिति थी, आप पढ़ाई की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, शिक्षा में क्या था, ओपन करके किताबें खुली करके लोग नकल करते थे।
जहाँ पे भाई भतीजावाद इस तरीके से फैला हुआ था कि जितनी भी सरकारी नौकरियां होती थी उन्हीं को मिलती थी जो लोगों के जान पहचान के होते थे, जो मंत्रियों के जान पहचान के होते थे। ये जी। सारी चीजें खत्म कर दी ठीक है है पल्लवी। योगी जी की। यदि बात की जाए तो अब सारी चीजें स्पष्ट है, क्लियर है। जो अच्छा है, जो इस काबिल है, वही आगे जा पाएगा। शिक्षा व्यवस्था को भी बेहतर बनाया गया है। प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश में नई एजुकेशन पॉलिसी लाई गई है, शिक्षा को बेहतर बनाया गया है। तो ये सब बेबुनियाद बातें हैं। और जो गलत करेगा किसी भी पार्टी का होगा, बिल्कुल वो सरकारी संस्थाओं के रडार पे होता है और वो जाएगा, उसको उसके ठीक है ऊपर पूजा मिश्रा, आप कुछ पूछना बिल्कुल चाह रही कार्रवाई थी? होगी। ठीक है पल्लवी, स्टे विथ मी पल्लवी। पूजा आप कुछ पूछना चाह रही हैं? देखिए, बात तो चल रही थी हालांकि संविधान पर, मैं एक बात जरूर कहना चाह रही थी अमित जी की हमारे जो संविधान में अनुच्छेद नंबर 1 में लिखा है इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। तब जब ये कह रहे होते कि हिंदू राष्ट्र, तब इनका ध्यान नहीं जाता कि ये तो हमारे संविधान में लिखा ही नहीं है। हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि जो हमारा गणतंत्र राज्य है वो सारे राज्यों को मिला करके है। तो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है, बट हमारे राज्य इंडिपेंडेंट नहीं क्यों अलग हो जाएंगे। तो आप ये पहले संविधान के अगेंस्ट आए। तो उसके बाद में दूसरी बात अभी जो है, जो भाजपा की प्रवक्ता कह रही थी कि लॉ एंड ऑर्डर बड़ा मेंटेन हो रखा हुआ है, महिला बड़ी जो सुरक्षित है। और एक बात इन्होंने कहा कि जो है जो कन्विक्शन रेट है वो जो है पूरा 98% समथिंग कुछ है। तो अमित जी पूरा क्लियर कर ले, दैट इज नॉट कन्विक्शन रेट, दैट इज द चार्जशीट। चार्जशीट किसमें कितने जो है फाइल की गई हुई है उसकी संख्या है, उसमें कन्विक्शन नहीं हुआ है। दूसरी बात, इससे कहीं महिलाओं के प्रति अपराध में कमी नहीं आई हुई है। हमारी सरकार में जो प्रति लाख महिलाओं के प्रति अपराध हुआ करता था वो 56 था, आपकी सरकार में 66 हो रखा है। ये लास्ट एनसीआरबी के डाटे हैं। 1,22,000 जो है मामले दर्ज किए गए हुए थे, जिसमें से 1,20,000 मामलों में चार्जशीट लगी है, निवारण में नहीं हुआ। एंड दैट इज नॉट पार्ट ऑफ यू, योर पार्ट इज गवर्नेंस नॉट द जुरिडिक्शन। और आपने कहा कि न्यायाधीश गवई जो है माननीय प्रधानमंत्री के सामने, माननीय मुख्यमंत्री के सामने कहते हैं कि इन्होंने तो हमें भी फुर्सत कर रखा हुआ है, जजमेंट का काम भी यही कर लेते हैं। माननीय न्यायाधीश गवई जी जाते हैं इटली कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि वो जो है बुलडोजर जस्टिस के अगेंस्ट में है। और उत्तर प्रदेश में बार बार जो है सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना की होती है। और आपने कहा एजुकेशन एनईपी आपने कहां लागू किया? 27,000 स्कूल आप बंद करने जा रहे हो। कितने नए ठेके आपने शराब के खोले हुए हैं? आपने यूजीसी का फंड काट रखा हुआ, आपने हेल्थ सेक्टर का फंड काट रखा हुआ है। आप कह रहे हैं आप जो कार्य कर रहे हैं, किस डायरेक्शन में कार्य कर रहे हैं? आप सिर्फ और सिर्फ महज अपनी बात कर रहे हैं और उस धार्मिक उन्माद पैदा करने की बात करते हैं, जहां पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बात करता है यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, और आप यहाँ पे डिविसिव पॉलिटिक्स करते हो। हमारे मुख्यमंत्री किसी धर्म को जाकर के जो टारगेट कर लेंगे, इन्होंने अभी बोला कि जो लोग गुनहगार हैं, जो ईडी सीबीआई के जो मामले दर्ज किए गए हैं, 95% अपोजिशन के ऊपर मामले दर्ज किए गए हैं। और कन्विक्शन रेट कितना है उसका आप देखेंगे तो कन्विक्शन रेट 0.2 भी नहीं है। तो ये दिखाता है कि आप जो है मुझे जवाब ले लेते हैं, उसके बाद मैं जाऊंगा कांग्रेस के पास। पल्लवी जवाब दीजिए, उसके बाद मुझे तमजीद अहमद के पास जाना है। पल्लवी जवाब दीजिए। कि भाई आप पपेट नहीं पिछड़ेंगे, आप बाहर निकलिए, लेकिन आप संविधान ठीक है इस्तेमाल करते पल्लवी, आपको आवाज आ रही है? आपने घोषित इमरजेंसी लगा रखी है इमरजेंसी के। ठीक है पूजा, कुछ ऑडियो में इशू है, आपकी आवाज़ उन तक पहुंच नहीं पा रही है और मैं आपके सारे सवालों को बार बार रिपीट नहीं कर सकता उनको बताने के लिए। क्या आप सुन पाई हैं पल्लवी जो पूजा कह रही थी? हेलो, पहले भी आपको आवाज़ नहीं जा रही थी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, आपका ऑडियो भी ठीक कराते हैं। मैं तमजीद अहमद के पास जा रहा हूँ। तमजीद, इमरजेंसी को लेकर सबका अपना अपना नैरेशन है। बीजेपी के नेता तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और अलग अलग, चाहे वो मुख्यमंत्री हों, चाहे अलग अलग सांसद हों, और तमाम जो कैडर वन लीडरशिप है बीजेपी की, वो लगातार इस बारे में बात कर रही है। लेकिन मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि कांग्रेस के आपातकाल को लेकर जिस तरह की आइटनरी, जिस तरह का नैरेटिव सेट किया जा रहा है, मुझे लग रहा है कांग्रेस उसको डिफेंड नहीं कर पा रही है क्या? क्योंकि जयराम रमेश के अलावा किसी का बयान नहीं आया, मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान आया। जिस तरह से लॉबिंग बीजेपी कर रही है, क्या कांग्रेस की ओर से उस तरह से नेताओं की एक पूरी टीम तैयार होनी चाहिए थी जवाब देने के लिए? तमजीद, नहीं है भारतीय जनता पार्टी का क्या मकसद है किसी भी तरीके से कांग्रेस पार्टी होने नहीं देगी। मैं आपसे कह रहा था, आप मेरे से बार बार ये सवाल पूछे थे कितने राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव नहीं होने दिए जी। मैं थोड़ा सा इस बात को थोड़ा सा पलटता हूँ, आपकी बात को मैं बड़ी करता हूँ जी। कम से कम देश के अंदर 15 राज्य ऐसे होंगे जहाँ भारतीय जनता पार्टी ने एजेंसीज के जरिए, मनी पावर के जरिए, मसल पावर के जरिए वहां की
जो चुनी हुई सरकारें जो उनको पलट दिया। कर्नाटका में क्या हुआ, मध्य प्रदेश में क्या हुआ, असम में क्या हुआ, कई राज्य ऐसे हैं। ये क्या घोषित इमरजेंसी नहीं है? इतना बड़ा सवाल है ये। कई ऐसी पार्टियां हैं जिसको दो टुकड़ों में बांट दिया, और उनमें से जिनकी मुख्य पार्टी थी उनको पार्टी को उस पार्टी को दे दी गई है। शिवसेना को देख लीजिए, एनसीपी को देख लीजिए। उद्धव ठाकरे जी का चुनाव का निशान बदल करके आप इसको घोषित इमरजेंसी नहीं करेंगे? चुनाव आयोग के जो चयन की प्रक्रिया थी, उन्होंने क्यों, सबसे बड़ा ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं, चुनाव आयोग के जो मुख्य चुनाव आयुक्त की जो चयन की प्रक्रिया थी उसको बदल दी गई। अब जो मुख्य चुनाव आयुक्त का जो चयन है वो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता या कोई मंत्री है वो करेंगे, और ऐसे प्रविष्ट करेंगे और नेता विपक्षी का दल करेंगे। तो ऐसे ही मुख्य चुनाव आयुक्त की जरूरत थी आपको सीजीआई को बाहर। आपने सीजीआई को इसीलिए बाहर किया ताकि आप चुनाव में धांधली कर सके। आप मनमानी कर रहे हो, मुख्य चुनाव कर रहे हो, किस तरीके से सरकार ने आज पूरी तरीके से अपने अधीन कर लिया है चुनाव आयोग को। इसी वजह से तो यह किया गया है। आज हम लोग जब चुनाव आयोग 8 लाख वोट महाराष्ट्र के अंदर कैसे पड़ गए, चुनाव आयोग ये बताने को तैयार नहीं है। क्यों बताने को तैयार नहीं है? और मुझे लगता है कि सारी राजनीतिक पार्टियों को पूछना चाहिए था। सिर्फ कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूं मैं। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को ये सवाल पूछना चाहिए था कि कैसे 66 लाख वोट पॉपुलर की 5 बजे के बाद पड़ जाएगा। यानी अलबत्ता चली जाती है। पूछा गया था कि आपको टॉनिक पीते हैं? तब इस देश के अंदर ये किसी प्रधानमंत्री से सवाल पूछा गया था कि आप टॉनिक पीते हैं, आप आम काट के खा, ये सवाल ठीक है तमजीद, अगर पॉसिबल हो तो अपनी, आप कार में हैं, आप अपनी कार रोक लें क्योंकि आपका ऑडियो कट कट कर आ रहा है। मैं पल्लवी जी के पास जा रहा हूं, अगर पॉसिबल है पीसीआर तो प्लीज उनको बोलिए कि वो गाड़ी रोक लें। पल्लवी सिंह, बीजेपी पर यह आरोप कांग्रेस लगा रही है कि धन और बाहुबल के जरिए आप अलग अलग स्टेट्स के चुनाव को मैनिपुलेट कर रहे हैं। पल्लवी, पहले भी बोल चुकी हूँ कि कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी इसी तरीके के आरोप लगाती आ रही है। उन्होंने तो बिल्कुल बोल रखा है जैसे भारतीय जनता पार्टी सबको कंट्रोल कर रही है। देखिए, ये स्थिति जो है देश में कांग्रेस पार्टी ने बना रखी थी। वो अपने समय में ऐसा करती थी। जैसे उसका सबसे बड़ा एग्जांपल आपातकाल ही है, जिस समय उन्होंने किस तरीके से सारी एजेंसियों को कंट्रोल में कर रखा था। भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं करती। यदि भारतीय जनता पार्टी ऐसा करती तो समाजवादी पार्टी ने जो उत्तर प्रदेश में सीटें पाई हैं 2024 इलेक्शन में नहीं आती, या फिर जिस कांग्रेस पार्टी को भी जो मिला है या जिस भी राज्य में उनकी सरकार है बिल्कुल नहीं बन पाती। तो ये सब बेबुनियाद बातें हैं, ये इनके दिमाग का फितूर है। ईवीएम का ओनर होते हैं, ये इनकी आदत बन चुकी है कि आरोप करना, आरोप पढ़ना। ये भूल चुके हैं कि किस तरीके से अपने राज्य में, चाहे समाजवादी पार्टी की बात कर लीजिए, घोटालों का पूरा राज रहा है। 97,000 करोड़ के घोटाले किए थे, चाहे वो भर्ती घोटाला हो, लैपटॉप घोटाला हो, गोमती रिवर फ्रंट घोटाला हो, या कांग्रेस पार्टी की बात कर ले, सबसे बड़े बड़े घोटाले जितने हुए कांग्रेस राज में हुए। 50 सालों में घोटालों का देश बना दिया पूरा। तो ये, और 2017 से पहले की यदि बात की जाए, यहाँ पे अपराधी और भूमाफियाओं का राज था। यहाँ पे कानून राज नहीं चलता था, यहाँ पे उनके हिसाब से चलता था प्रदेश। कर्फ्यू लगता था, उसके बावजूद इनके जो एमपी एमएलए होते थे वो बाकायदा ओपन जीप में गन लेके चलते थे। उनको किसी का डर नहीं था। खुलेआम पत्रकारों को जला दिया जाता था, मार दिया जाता था, उनको किडनैप कर लिया जाता था। महिलाओं की क्या स्थिति थी, स्कूल जाने को लड़कियां डरती थी। तो ये सारी चीजें समाजवादी पार्टी यदि बोल रही है तो आपको भी पता है, यहाँ के जनता को भी पता है। इसी वजह से जनता ने दोबारा मौका नहीं दिया, क्योंकि उनको भी पता है कि क्या स्थिति थी प्रदेश में, किस तरीके से हम जी रहे थे। चाहे वो कांग्रेस हो या गरीब हो यहाँ के, या फिर यहाँ के युवाओं को क्या नौकरी मिलती थी, वो बाहर जाते थे। प्रदेश से बाहर भाग भाग के लोग जाते थे, वहां पे रोजगार लेके आते थे। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की यदि बात की जाए, आपने खुद देखा कितने सारे निवेश हो रहे हैं, लोग यहाँ पे आके रोजगार कर रहे हैं, खुद का स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे हैं, उसके बाद उनको नौकरियां भी मिल रही हैं और कानून व्यवस्था भी बनी हुई है। जो भी कोई भी अपराध होता है उससे और महिलाओं के लिए यदि बात की जाए तो उनके लिए एंटी रोमियो स्क्वाड भी बनाया गया है, जो पूरे प्रदेश में अच्छे से काम कर रहा है और महिलाओं को सुरक्षा प्रदान कर रहा है। तो ये सारी बेबुनियाद बातें हैं। कांग्रेस की भी यदि बात की जाए, कांग्रेस को
जनता ने जहां जहां मौका दिया है वहां पे भी वो खरी नहीं उतर रही है। तो पूरे देश में जब कहीं कहीं जो बची भी हुई है, पूरे देश में इनका सफाया होने जा रहा है, क्योंकि ये काम करने में सक्षम नहीं है। ठीक है, पल्लवी के पास जा रहा हूं मैं। पल्लवी से मैं जा रहा हूं पूजा मिश्रा के पास। पल्लवी जी, स्टे विद मी। पूजा, मतलब बहुत हाइपोथेटिकल क्वेश्चन हो जाएगा। आपको लगता है जब आपकी सरकार यूपी में थी तो कानून व्यवस्था ज़्यादा बेहतर थी और बीजेपी के रेजिम में वो कानून व्यवस्था और ख़राब हो गई है? बिल्कुल, ये तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, ये तो एनसीआरबी के आंकड़े बता रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने जो है उत्तर प्रदेश की सरकार को 1 महीने में 3 बार फटकार लगाई। इन लोगों को ये नहीं पता चलता है ना कि गवर्नेंस अलग होता है और ज्यूरिडिक्शन का पार्ट अलग होता है। बार बार आप सुनेंगे, जो चाहे भाजपा के नेता हो, चाहे प्रवक्ता हो, चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, वो कहते हैं कि अगर क्राइम होगा तो क्रिमिनल नहीं बचेगा। ये कैसा मैनेजमेंट है, आप बताइए। क्राइम नहीं होना चाहिए, ये गवर्नेंस है ना। क्राइम होने के बाद में तो पुलिस का काम आगे क्या, एफआईआर करेगा। एफआईआर होने के बाद में तो केस चला जाएगा कोर्ट में, फिर ज्यूरिडिक्शन का काम आ जाएगा। आपका काम तो पहले है ना कि क्राइम ना हो। और उत्तर प्रदेश जो है देश का 1/3 क्राइम ऐड करता है। और एनसीआरबी के जो लास्ट आंकड़े आए हुए 2024 के जून तक के, उसमें 4 महीने के अंदर में 12,000 महिलाओं के अगेंस्ट अपराध उत्तर प्रदेश पूरे देश में हुआ था, जिसमें से 6,000 सिर्फ उत्तर प्रदेश में हुआ था। महिला आयोग के पास में जो जाता है आंकड़ा, उसके हिसाब से देखा जाए तो 55% सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के अगेंस्ट में होता है यहाँ उत्तर प्रदेश में अपराध। और अभी बात कर रहे थे करप्शन की। करप्शन का आलम तो ये है उत्तर प्रदेश में कि कैबिनेट मिनिस्टर और राज्य मिनिस्टर साथ में बैठ करके पीसी करते हैं और क्लियरिफिकेशन देते हैं कि हमारे बीच जो कार्यकाल में, जो हमारे मंत्रालय में जो करप्शन हुआ है, उस करप्शन के लिए हम नहीं, उस करप्शन के लिए सूचना विभाग के अध्यक्ष जिम्मेदार हैं। तो इनको हाई कोर्ट तलब करता है कि आप ये बताइए कि 80 सीटों के अगेंस्ट में 2 लाख आवेदन आते हैं, उसमें से 36 कैसे वीवीआईपी के रिश्तेदार निकल जाते हैं? आप 2 लाख में से कैसे फिल्टर आउट करते हैं? तो ये तो यहाँ पे आलम हो रखा है। 69,000 भर्ती का घोटाला आज तक शॉर्ट आउट नहीं हो पाया हुआ है। और उसके बाद में ये ईवीएम की बात कर रही थी लाल कृष्ण आडवाणी जी ने 2009 में क्या कहा था ईवीएम को लेकर के। और उसके बाद में आपको पता है कि जीवीएल नरसिम्हा राव ने, इन्होंने तो किताब भी लिख दी थी, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इज आवर डेमोक्रेसी इज एट रिस्क। ये किताब ही लिख डाला हुआ था, तब इनको आपत्ति नहीं हो रखी थी। और ये कह रहे हैं कि नहीं देकर के सिर्फ विपक्ष की सरकार विपक्ष कर रही है। आंकड़ों में सुधार लीजिए ना। आप बार बार कहते हैं कि इस पे कार्रवाई की जाएगी, कार्रवाई करना आपकी जिम्मेदारी नहीं होती। माननीय मुख्यमंत्री एक हिस्ट्री सीटर का नाम जो है सदन में लेते, ये कहते हैं कि उसने 3 करोड़ रुपए कमाए महाकुंभ में। पता चलता है 15 दिन पहले वो जेल से छूट करके आया हुआ है, उसका नाम ले रहे हैं। इनको अंदाजा ही नहीं है। और उत्तर प्रदेश में भी 31 मई 2025 को पुलिस ने 68 माफियाओं की लिस्ट जारी की हुई है अमित जी, जिसमें से 3 सिर्फ गोरखपुर से आते हैं। और पुलिस ने लिस्ट जारी करके उनके नाम भी घोषित किया हुआ है। और दिन दहाड़े पुलिस थाने के सामने जो है अपराधी आकर के गोली मार करके चले जाते हैं। अब पुलिस अपराधी को ढूंढ रही होती है। तो आप कह रहे हैं कि ये उत्तर प्रदेश में बढ़िया चल रहा है। तो अगर ये आपके हिसाब से उत्तर प्रदेश में बढ़िया चल रहा है, तो मुझे लगता है कि खराब ही ज्यादा सही था। पूरे सड़कें बना रखे, करप्शन की बेड़ चला गया। अभिषेक आईएएस जो है उत्तर प्रदेश में आपको मिलेंगे। आपको सीएमओ और डीएम के बीच की लड़ाई उत्तर प्रदेश में मिलेगी। ऑडिट होने के बाद के 2 महीने बाद में आपको जलता हुआ हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश में मिलेगा। आपको उत्तर प्रदेश में मिलेगा कि हॉस्पिटल में इलाज के लिए जाएगी बच्ची, उसके साथ में रेप हो जाएगा। ये आपको उत्तर प्रदेश में मिलेगा। और ये उत्तर प्रदेश में भाजपा शासित राज्यों में यही हालात चल रहे हैं। और चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो मणिपुर हो, कहीं पर भी चले जाएंगे भाजपा शासित राज्यों में। मैं तमजीद अहमद के पास जा रहा हूं, उसके बाद पल्लवी मैं आपके पास आऊंगा। मैं चाहूंगा कि आप समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों का जवाब दें। मैं तमजीद अहमद के पास जा रहा हूं। तमजीद, ये उसी तरह हो गया कि द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर एट द अदर साइड। हर आदमी को लगता है, हर पार्टी को लगता है कि उसका कार्यकाल सबसे मुफीद, सबसे बेहतर था। आप कह रहे हैं कि आपातकालीन की स्थिति, आपातकाल की जो स्थिति थी उससे आप बीजेपी की तुलना कर रहे हैं। बीजेपी आपकी तुलना आपातकाल से कर रहा है। समाजवादी पार्टी कहती है कि हमारी सरकार में चीज़ें बेहतर थीं। एनसीआरबी का डेटा बोलता है कि क्राइम अब ज़्यादा बढ़ गया है। बीजेपी कहती है कि भाई हमने क्राइम भी कंट्रोल किया, हम विकास भी लेकर आए। तमजीद अहमद, निश्चित रूप से अगर आप देखेंगे ग्रास इज नॉट ग्रीनर ऑलवेज ऑन एवरी साइड, बिल्कुल सही कह रहे हो। लेकिन जिस तरीके से आप देख रहे होंगे कि कभी आपने सुना था कि किसी बलात्कारी के लिए, कभी आपने सुना था कि सड़कों पे रैली निकाली हो किसी पार्टी ने? भारतीय जनता पार्टी ने वो भी किया। कभी आपने सुना है
हेलो हेलो। जी बिल्कुल आवाज आ रही है तमजीद, बोलिए, आवाज आ रही तमजीद। अभी आपने सुना है कि किसी बलात्कारी का स्वागत करने के लिए विधायक पहुंचे हैं। अभी आपने प्रधानमंत्री के क्षेत्र में देखा होगा कि एक बलात्कारी को जेल से छूट किया है, उसके स्वागत के लिए विधायक भी पहुंचे हुए। अभी आपने ये सुना था? कभी आपने सुना था कि चंदे के धंधा का जो खुलासा हुआ था भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में, कोर्ट के निर्देश पर जो खुलासा हुआ था, कितने लोगों पर कार्रवाई की भारतीय जनता पार्टी ने? कभी आपने सुना था कि कोई सरकार चंदे में धंधे में शामिल हो जाएगी? जब ये खुल के आया कि तो आप देख लीजिए क्यों चुनावी बांड का इस्तेमाल कर रही थी भारतीय जनता पार्टी। कभी आपने नहीं सुना होगा। कभी आपने सुना होगा कि इतनी सरकारों को गिरा दिया गया हो? कभी आपने सुना होगा कि विधायकों का अपहरण करके सरकार बनाई जा रही हो? कभी आपने सुना होगा कि इतने विपक्षी नेताओं के ऊपर केस डाले गए हो और जब रिपोर्ट आती है तो ईडी की 99% केसेस जो है फेक साबित होते हैं? कभी आपने सुना था ये हुआ? कभी आपने सुना था कि रातों रात मुख्यमंत्री को टॉपल कर दिया जाता है और सुबह 4 बजे शपथ दिला दी जाती? कभी आपने ये सुना था? अब किस तरीके से घोषित आपातकाल होगा भाई? आप लोग भी प्रश्न पूछने से पहले आप लोगों को भी संकोच होता है कि ये ऐसा ना हो कि सरकार के लोगों को बुरा लग जाए। हम लोग समझते हैं उन सब चीजों को, हम लोग भी आपकी रक्षा के लिए उतरते हैं कि ऐसा नहीं कि ऐसा होता तो मैं सवाल पल्लवी से सबसे पहले नहीं पूछता। आप देखिए एक बात समझिए, सवाल मैंने पल्लवी से पूछा। अगर आप नहीं मैं आप अपने आप पर्सनल मत लीजिए इस बात को, लेकिन बाई एंड लार्ज पूरी मीडिया की बात कर रहा हूं, देख लीजिए। नहीं मेरी बात सुन लीजिए। आप देखिए, आप समझिए, कोई प्रॉब्लम का सलूशन तभी हो सकता है जब उस प्रॉब्लम को आप एक्सेप्ट करें। आप उस प्रॉब्लम को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो सलूशन निकल नहीं सकता है। मीडिया की हालत ये हो रखी है, अभी पूजा जी ने बहुत सही कहा कि प्रेस फ्रीडम जो इंडेक्स है इस वक्त आपका 159 पे पहुंच गया वर्ल्ड वाइड। इसकी वजह तो आपको समझनी पड़ेगी क्या हो रखा है। जब प्रधानमंत्री जी से ये सवाल पूछा जाएगा कि आप आम काट के खाते हैं कि आम चूस के खाते हैं, कौन सा टॉनिक पीते हैं, तो सवाल तो उठेगा मीडिया के ऊपर। लेकिन आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि प्रॉब्लम है, तभी आप सलूशन की तरफ जा सकते हैं। कांग्रेस पार्टी, पूरा इंडिया गठबंधन दल, लोकतंत्र के चारों जो प्रहरी है, चाहे वो न्यायपालिका हो, चाहे वो कार्यपालिका हो, चाहे वो मीडिया हो, उन सब के रक्षा के लिए पूरी तरीके से तत्पर है। किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को ये करने नहीं दिया जाएगा कि वो देश के संविधान के साथ, देश के चुनाव आयोग के साथ और देश के चुनावी प्रक्रिया के साथ खिलवाड़ कर ले। मैं फिर से कह रहा हूं, चुनाव आयोग चाहे जितना कोशिश कर ले कि इस डाटा को छुपा लेंगे, सबूतों को मिटा देंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार और चुनाव आयोग को जवाब देना पड़ेगा। किस तरीके से महाराष्ट्र के इलेक्शन में 66 लाख वोट 5 बजे के बाद पड़े, उसका इनको वीडियो फुटेज देना पड़ेगा। इनको मशीन रीडिंग जो मतदाता लिस्ट है वो देनी पड़ेगी। भाग नहीं सकते हैं किसी भी तरीके से। जो अघोषित आपातकाल इन्होंने लागू कर रखा है, उसको किसी भी तरीके से अघोषित आपातकाल को चलने नहीं दिया जाएगा। कांग्रेस पार्टी और पूरा इंडिया गठबंधन दल सुनिश्चित करेगा। चलिए, पीसर के पूजा जैन मेरे साथ हैं। चलिए पूजा जी के पास चलते। पूजा जी, बहुत आपने इंतजार कराया क्योंकि आपका ऑडियो का इशू आ रहा था। पूजा, एक बात मुझे बताइए, कांग्रेस का आपातकाल वर्सेस बीजेपी का आपातकाल। आप एक पत्रकार हैं, हालांकि तमजीद अहमद कह रहे हैं कि पत्रकारिता हो नहीं रही जब से बीजेपी की सरकार बनी, फिर भी मैं आपसे पूछ लेता हूं, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, विच वन इज बेटर फॉर यू? देखिए, बीजेपी के कानून में मुझे नहीं लगता कोई इस तरीके की इमरजेंसी कभी भी लगाई गई है जिसमें कि साधु संतों के ऊपर लाठियां बरसाई गई हैं, जिसमें पत्रकारों को इस तरीके से उनकी ड्यूटी से वंचित किया गया है, या किसी नॉर्मल पर्सन को जेल में डाला गया है, या इस तरीके से कभी भी किसी को बाधित नहीं किया गया है। मुझे नहीं लगता कि बीजेपी के सानिध्य में ऐसा कोई कार्य किया गया है जिसपे हर एक व्यक्ति को आपत्ति फील हो, ऐसा कुछ महसूस हो कि नहीं वो उनके दबाव में काम कर रहे हैं। बट यस, आई वुड से कि 50 साल बाद भी आज हम ये कह सकते हैं कि जो कांग्रेस के राज में जो चीजें की गई, जो पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने ये सब चीजें करी, वो एक्सेप्टेबल नहीं है एट एनी कॉस्ट। तो अब इसको अगर काला अध्याय का नाम दिया गया, लोकतंत्र की हत्या इसको बताया गया, तो मुझे लगता है कि ये बड़ा सोच समझ के ये चीज बोली गई। कोई भी चीज, कोई गवर्नमेंट बॉडी से कोई भी निकल के व्यक्ति कोई बोलता है तो इसका एक मीनिंग होता है, वो मीनिंगफुल चीजें बोली जाती हैं। और अपने आप को विपक्ष जो है साफ पाक दिखाने के लिए किसी भी तरीके की टिप्पणी पब्लिक डोमेन में अगर कर रहा है तो वो बहुत ही गलत है। मुझे लगता है कि नहीं, पार्टी विशेष को बचाने के लिए, अपने आप को साफ पाक दिखाने के लिए आप इधर आरोप और प्रति आरोप का सहारा लें, विच इज वेरी रॉन्ग, वो बहुत गलत है। लेकिन पूजा, तमजीद अहमद जिस तरह की बातें कह रहे हैं कि मीडिया बिल्कुल कंट्रोल्ड हो गई है भारतीय जनता पार्टी के
उस वक्त में इमरजेंसी में सेंसर्स बिठा दिए जाते थे, अखबारों की लाइनें एक एक लाइनें पढ़ पढ़ के अखबार निकला करते थे। रेडियो की कमेंट्री से पहले सरकारी आदमी जाके रेडियो की पूरी वो जो ब्रीफिंग होती थी उसको पढ़ता था, एक एक पन्ने की वेरीफाई किया जाता है कि पेज, उसके बाद अखबार और समाचार पढ़े जाते थे, अखबार जारी होते थे। उससे तो स्थिति थोड़ी बेहतर है मुझे लगता है। मेरी स्क्रिप्ट किसी ने पढ़ी नहीं आके, मैं जो अपना एंकर लीड आउट जो मैं पढ़ रहा था आज, वो किसी ने देखा नहीं, किसी ने ओके नहीं किया बीजेपी की ओर से कम थोड़ी तो गनीमत है। चलिए, पूजा हमारे साथ नहीं है आज, बहुत टेक्निकल इश्यूज हैं, शायद जिस इलाके में हैं वो वहाँ पर नेटवर्क नहीं है। पल्लवी सिंह, मुझे लगता है कि जिस तरह की आइटनरी और नरेशन बता रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता और पूजा बता रही हैं, उनका अपना अपना वर्जन है। एवरी पार्टी हैज़ देयर ओन डिफरेंट वर्जन और वो एक दूसरे को के खिलाफ बोलने के लिए ही हैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जैसे सेंसरशिप बिठा दी गई थी कि मीडिया बिना दिखाए कुछ पढ़ नहीं सकता, बोल नहीं सकता, कह नहीं सकता, छाप नहीं सकता, कम से कम इस तरह की दिक्कत अभी तो नहीं है कम से कम। पल्लवी सिंह जी बिल्कुल अमित जी, आपका और पूजा जी का मैं थैंक्स करना चाहूंगी इस चीज को वेरीफाई करने के लिए कि जिस तरीके से बताया जा रहा है कि पिछले 11 सालों में मीडिया की आजादी छीन ली गई है। मीडिया की आजादी छीनना उसे कहते हैं जब प्रेस की बिजली काट दी जाए। और जैसे आपने कहा कि एक आदमी बैठ के स्क्रिप्ट पढ़ेगा या पढ़ेगा कि क्या चीज छपने वाली है, इसे कहते हैं मीडिया की आजादी छीनना। और उसके बाद में आप डेटा की बात कर रहे थे कि किस तरह समाजवादी पार्टी के समय में क्या क्राइम की घटनाएं होती थी। हर दिन की यदि बात की जाए, 24 रेप्स, 21 अटेम्प्ट टू रेप, 13 मर्डर, 33 किडनैपिंग और 19 दंगे और 136 चोरियां, ये एक दिन का क्राइम है। 7,650 क्राइम की घटनाएं ये एक दिन की थी। 2017 से पहले उत्तर प्रदेश की यह स्थिति थी और इसको आप 365 दिन से अगर आप कैलकुलेट कर लेंगे तो समझ में आ जाएगा कि क्या स्थिति थी उत्तर प्रदेश में उस समय। और आतंकवादियों का तो एक खुले दिल से सपोर्ट करते थे। आपको भी पता है कि जब सिलसिलेवार बॉम्ब कांड हुए थे उत्तर प्रदेश में, तो 14 मुकदमे जो थे जो आतंकवादियों के ऊपर थे उसको माफ कर दिया गया था। 7 जिलों में जो थे उनको हटा दिया गया था, कैंसिल कर दिया गया था। और किसने किया था? राज्य सरकार ने किया था। क्या ये उचित था? तो ये तो हमदर्द हैं, आतंकवादियों के हमदर्द हैं। कांग्रेस पार्टी की बात कर ले, अभी एग्जाम्पल दे रहे थे पहलगाम का कि पहलगाम हुआ बहुत ही बुरा हुआ, बहुत ही दर्दनाक था। परंतु जो भारतीय जनता पार्टी की माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार थी और साथ में हमारे देश की सेना ने उसका बदला लिया। चाहे गलत था, बहुत ही गलत था, लेकिन घुस के, अभी तक क्या था, पीओके में भी मुश्किल से घुस के जाते थे, परंतु ये बदलाव आया है कि अब 100 किलोमीटर अंदर तक पाकिस्तान में घुस के भारत की सेना जाके जवाब देकर आती है। यदि कांग्रेस पार्टी की बात की जाए, संसद पे हमला हुआ, मुंबई में सिलसिलेवार बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, आप लोगों ने उसका क्या किया? आपने जो आतंकवादी भी एक पकड़ा था उसको बैठ के आप बिरयानी खिलाते थे। तो किस तरीके से आपने स्थिति बना रखी थी? भारत की जनता ये सब चीजें नहीं भूलती है। 50 साल एक बहुत लंबा समय होता है। आपने देश को क्या दिया? जो घोटाले दिए या अपराध की भी यदि मैं डेटा निकाल के आपको दिखाऊं तो वो भी बहुत बड़ा है आपके समय में जो अपराध होते थे। और सेम समाजवादी पार्टी ने किस तरीके से प्रदेश को संभाला था उसका भी डेटा मैंने आपके सामने दे दिया है। तो ये सारी चीजें जनता देखती है, जनता उसके हिसाब से व्यवहार करती है। चुनाव आयोग का उसमें कोई रोल नहीं होता है। चुनाव आयोग या जो न्यायिक व्यवस्था है, जो हमारी संस्थाएं हैं, सारी सरकारी संस्थाएं हैं, यदि एक पार्टी के अधीन होकर चलेगी फिर तो देश किस स्थिति में जाएगा, किस हाल में जाएगा? फिर तो कोई और पार्टी सामने खड़ी रहने के लिए रह ही नहीं जाएगी। इतना बड़ा विपक्ष है, विपक्ष तो रह ही नहीं जाएगा, विपक्ष नाम की चीज ही नहीं रह जाएगी। यदि हर चीज जो है, जो सरकार में जो पार्टी है वही चला रही है, तो फिर तो सारे नेता जेलों में ठूंस लिए जाएंगे। वही क्यों गए जिन्होंने गलत काम किया था? सभी क्यों नहीं गए? समाजवादी पार्टी के बड़े नेता क्यों नहीं गए? कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता क्यों नहीं गए? जिनके खिलाफ आरोप सिद्ध हुआ, जो घोटालों में पाए गए, बिल्कुल वो जाएंगे, सरकारी तंत्र उनको पकड़ेंगे। आप इसे आपातकाल बोले, अघोषित आपातकाल बोले, वो आपको सोचना है। 21 महीनों तक जो देश ने झेला है वो सबके सामने है। ट्रेसेक्टमी, जबरदस्ती किसी की नसबंदी कराना कहां तक उचित था? ये इसका कोई, आप ये कह देंगे हाँ गलत हुआ कहने से क्या चीजें खत्म हो गई?
उन परिवारों का क्या जिन्होंने झेला इसको, पूरे देश ने झेला, मैं आ रहा हूं पूरे पूजा, आ देश रहा ने हूं, आ रहा 21 हूं महीने इस पूजा, चीज को सहा है, उसका क्या, उसका आप जवाब देंगे? हमारे लिए बिल्कुल मौन रखना बनता है। 11 साल में देखिए, भारत की जनता ने तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को यदि प्रधानमंत्री बनाया है तो कुछ सोच के बनाया होगा। और आप यदि आप ये कह रहे हैं कि सरकारी तंत्र हमारे हाथ में है, चुनाव आयोग हमारे हाथ में है, तो तीसरी बार माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनते। ये चीज मैं दोबारा रिपीट करूंगी, ठीक है। सीटें हमारी कुछ कम नहीं आती। ठीक है पल्लवी, ज्यादा वक्त नहीं बचा है, मुझे पूजा मिश्रा के पास जाना है। पूजा, एक सवाल मेरा है, उसके बाद आप पल्लवी का जवाब दीजिएगा। अगर सरकार के खिलाफ कांग्रेस का कोई वर्जन होता है या कोई ऐसी बात है जो बीजेपी के खिलाफ मीडिया में कही जा रही है, हम उसको भी दिखाते हैं, लेकिन इमरजेंसी में हालत ये थी कि इंदिरा गांधी जी के खिलाफ अगर किसी ने बयान दिया तो उस बयान को दिखाने की परमिशन नहीं थी। प्लीज कंटिन्यू पूजा। परिणाम ये निकला हुआ था कि आपको पता होगा कि 44th अमेंडमेंट हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में, इसीलिए इसको अघोषित कहा जा रहा है ना, वरना तो वही हालात होते। और उसके बाद का परिणाम ये निकला हुआ था कि राजीव गांधी, संजय गांधी और जो है खुद इंदिरा गांधी जी चुनाव हार गई थी। बिहार, पंजाब और उत्तर प्रदेश, यहाँ पे एक भी सीटें जो है नहीं मिली थी। आपको पता होगा कांग्रेस को उस वक्त भी समाजवादी पार्टी विपक्ष में खड़ी हुई थी। समाजवादी हमेशा गलत के अगेंस्ट खड़ी रहती, पर इसका मतलब ये नहीं निकल करके आता है कि अमित जी कि हम वर्तमान में जो हो रहा है उससे आंखें बंद कर लें। अभी आप कुछ बार हो रहा था कि राइट टू फूड सिक्योरिटी, तभी तो आप जाकर के जो है 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं। आरटीआई दिया हुआ था कांग्रेस की सरकार में, जिसमें आपने जो है पीएम केयर फंड को बाहर निकाल दिया। आपने जो अभी बात करें तो उत्तर प्रदेश के आंकड़े दे रही थी ना क्राइम का, जो आपके व्यूअर्स है उनसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग एनसीआरपी का आंकड़ा जाकर के चेक कर लीजिएगा, आप CMIE का आंकड़ा जाकर के चेक कर लीजिएगा, आपको कंफर्म हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश में क्राइम कब ज्यादा था। ये जो कह रही है कि पता नहीं पर डे 3000, आपको ही पता है कि उत्तर प्रदेश में 1 घंटे में 3 महिला अपराध होते हैं। ये एनसीआरपी का जो लास्ट डाटा आया हुआ है, ठीक है पूजा, ज्यादा वक्त नहीं है, मैं कांग्रेस के पास जा रहा हूं। ठीक है पूजा जी, ठीक है पूजा जी, ज्यादा वक्त नहीं, माफ कीजिएगा मैं आपको बीच में रोक रहा हूं। तमजीद अहमद, क्लोजिंग कमेंट फॉर टुडे। तमजीद। निश्चित रूप से अमन जी, हम जो ये अघोषित आपातकाल चल रहा है पिछले 11 साल से, कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन और इस देश की जनता का कमिटमेंट है कि हम इस अघोषित आपातकाल को देश से बाहर निकालेंगे। और जिस तरीके का इस देश के अंदर पिछले 11 साल से जो जुल्म और जाति की गई है, वो निश्चित रूप से उन सब का हिसाब हम लोग लोकतंत्र के आईने में लाएंगे और चारों लोकतंत्र की जो भी संस्थाएं हैं उनको निश्चित रूप से फिर से स्वतंत्र करेंगे और देश के लिए एक बार फिर से हम इस अघोषित आपातकाल से देश को छुटकारा दिलाएंगे। ठीक है तमजीद अहमद, बहुत बहुत शुक्रिया। पल्लवी सिंह, बहुत बहुत शुक्रिया। पूजा मिश्रा, आपकी बहुत बहुत शुक्रिया। पूजा जान हालांकि ज़्यादा वक्त नहीं दे पाई, उनका भी शुक्रिया कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। यहाँ रुकने थोड़े से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी प्राइम न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।